जय भीम साथियों, हम नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान नाम से एक विचार चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें संविधान के अध्याय के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संविधान का ज्ञान के नाम पर वीडियो बनाकर इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर आपके साथ साझा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में, जिसमें संविधान के 5वें अध्याय में राष्ट्रपति की क्षमादान और संघ की कार्यकारी शक्ति के 21वीं वीडियो में हम 72 और 73 अनुच्छेदों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आने वाली आगे की 22वीं वीडियो में हम 74, 75, 76, 77 और 78 अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे, जो भारत की सरकार के महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, और यह भी स्पष्ट किया गया है। जय भीम साथियों, मैं आशा कुमारी चुंबर आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और सरकारी कार्यप्रणाली पर बात करेंगे। बता दें कि यह दस्तावेज भारत की सरकार के महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, और यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति कुछ सलाहों पर पुनर्विचार का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्रोत मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी कुल संख्या पर प्रतिबंध, शपथ और संसद के प्रति उनके सामूहिक उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है। महान्यायवादी के संदर्भ में यह दस्तावेज उनकी योग्यता, कर्तव्यों, भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने के अधिकार और राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करने पर प्रकाश डालता है। अंत में यह भारत सरकार के कामकाज के संचालन, राष्ट्रपति के नाम पर कार्यकारी कार्रवाई और राष्ट्रपति को जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है। चलो आओ सुने विचार चर्चा। सोचिए, भारत सरकार के इतने बड़े बड़े निर्णय आखिर ये लिए कैसे जाते हैं? राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, और सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार वो कौन होता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आज हमें इस पूरी व्यवस्था की गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत की मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। हम संविधान के नजरिए से समझेंगे कि उनकी भूमिकाएं क्या हैं, उनकी शक्तियां, उनकी सीमाएं, वो कैसे काम करते हैं। और हमारी ये पड़ताल सीधे संविधान के उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर आधारित है जो इन पदों और उनकी जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। हाँ। खासतौर पर अनुच्छेद 74, 75, 76, 77 और 78। हाँ, ये मुख्य आर्टिकल्स हैं। तो हमारा मकसद है इन संवैधानिक प्रावधानों के जरिए ये समझना कि हमारी कार्यपालिका की असल संरचना क्या है, प्रमुख भूमिकाएं किसकी हैं, और ये पद आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इसे आप सरकार के कामकाज के संवैधानिक ब्लूप्रिंट को समझने जैसा मान सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे संविधान शक्ति, जिम्मेदारी और प्रक्रियाओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है। ये सब नियम नहीं है, बल्कि शासन के पीछे का तर्क है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस समूह से जो सरकार चलाने में सबसे आगे है, मंत्रिपरिषद। संविधान इसके बारे में क्या कहता है? पहला सवाल तो यही उठता है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का रिश्ता क्या है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 74 इस रिश्ते की बुनियाद रखता है। इसका क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। अच्छा। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़ आया 42 संविधान संशोधन 1976 के बाद। इसने इसी क्लॉज में जोड़ा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। अनुसार ही मतलब सलाह बाध्यकारी हो गई? बिल्कुल। इसने सलाह को राष्ट्रपति के लिए पूरी तरह बाध्यकारी बना दिया। यानी औपचारिक रूप से भले ही शक्तियां राष्ट्रपति में निहित दिखें, पर असल निर्णय लेने वाली शक्ति मंत्रिपरिषद ही है, और उनकी सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। हाँ, यही स्थिति बनी। लेकिन क्या इस अनिवार्यता में कोई लचीलापन है? क्या राष्ट्रपति हर सलाह को बिना सवाल किए मानने को बाध्य है? यहाँ 44 संशोधन
1978 ने एक महत्वपूर्ण संतुलन जोड़ा। अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक, एक प्रोवाइजो डाला गया। अच्छा, वो क्या कहता है? यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर चाहे सामान्य रूप से या किसी विशेष पहलू पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। मतलब एक बार वापस भेज सकते हैं? हाँ, एक बार। लेकिन इसके साथ ये भी साफ कर दिया गया कि पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी जाएगी, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। तो एक तरह से राष्ट्रपति एक चेक लगा सकते हैं, एक बार सोचने का अवसर दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय फिर भी मंत्रिपरिषद का ही मान्य होगा। बिल्कुल सही। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि निर्णय सोच समझकर हों, पर शक्ति का केंद्र मंत्रिपरिषद ही रहे। और इस सलाह की गोपनीयता का क्या मतलब? जो सलाह दी गई, क्या उसे सार्वजनिक किया जा सकता है या अदालत में चुनौती दी जा सकती है? नहीं, इस पर अनुच्छेद 74(2) बिल्कुल स्पष्ट रोक लगाता है। अच्छा। हाँ, ये कहता है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इस प्रश्न की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकती। किसी भी अदालत में नहीं? किसी भी अदालत में नहीं। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक स्वतंत्र और स्पष्ट संवाद सुनिश्चित करना है, बिना इस डर के कि उनकी सलाह वो सार्वजनिक जांच का विषय बन जाएगी। समझ गई। हालांकि ये प्रावधान कभी-कभी पारदर्शिता पर बहस का मुद्दा भी बनता है। हाँ, वो एक अलग बहस है। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि सलाह गोपनीय रहती है और न्यायिक समीक्षा से बाहर है। चलिए, अब मंत्रिपरिषद की संरचना पर आते हैं। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति और अन्य शर्तों के बारे में बताता है। ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? अनुच्छेद 75(1) सीधी बात कहता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो पहले प्रधानमंत्री, फिर उनकी सलाह पर बाकी मंत्री। हाँ, ये संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और फिर वे अपनी टीम चुनते हैं, जिसे राष्ट्रपति औपचारिक रूप से नियुक्त करते हैं। और क्या मंत्रियों की संख्या पर कोई सीमा है? क्योंकि पहले कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े मंत्रिमंडल भी देखने को मिलते थे, वो जंबो कैबिनेट वाली बात। हाँ, बिल्कुल। अब एक स्पष्ट सीमा है। ये एक महत्वपूर्ण सुधार था जो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लाया गया। अच्छा, 2003 में? हाँ, इसने अनुच्छेद 75(1)(a) जोड़ा, जिसके अनुसार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। 15%? ये तो काफी महत्वपूर्ण सीमा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये शासन की स्थिरता, कार्यकुशलता और सरकारी खर्च पर नियंत्रण के बीच एक संवैधानिक संतुलन साधने का एक ठोस प्रयास लगता है। हाँ, और इससे शायद वो छोटे दलों के दबाव में मंत्रिमंडल बढ़ाने वाली प्रवृत्ति पर भी रोक लगी होगी। निश्चित रूप से। और इसी संशोधन ने एक और महत्वपूर्ण नियंत्रण जोड़ा, अनुच्छेद 75(1)(b). वो क्या है? ये कहता है कि अगर संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो वह मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। अच्छा, यानी दल बदल किया तो मंत्री पद भी गया। हाँ, ये राजनीतिक नैतिकता और स्थिरता के लिए एक अहम प्रावधान है। तो नियुक्ति और संख्या की सीमा स्पष्ट है। अब मंत्रियों के कार्यकाल की बात करते हैं। अनुच्छेद 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पद धारण करते हैं। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को कभी भी हटा सकते हैं। क्या ये इतना सीधा है? यहीं पर अनुच्छेद 75(3) तस्वीर में आता है और प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को संसदीय हकीकत से जोड़ता है। अच्छा। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द हाउस ऑफ द पीपल। ये संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति का प्रसाद असल में लोकसभा का विश्वास है। आप इससे बिल्कुल सही समझ रही हैं। सैद्धांतिक रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल है, यानी बहुमत का समर्थन है। हाँ, जब तक बहुमत का समर्थन है तब तक राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी मंत्री को नहीं हटाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को हटाया जाता है या उनका इस्तीफा मांगा जाता है। और अगर विश्वास खो दिया तो? अगर सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। यही है सामूहिक उत्तरदायित्व। ये औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति का प्रसाद और वास्तविक शक्ति लोकसभा का विश्वास के बीच का एक दिलचस्प संतुलन है, जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सीधे लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनाता है। बिल्कुल। अच्छा, क्या मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है शुरू से ही? अनिवार्य तो है, लेकिन तुरंत नहीं। अनुच्छेद 75(5) एक लचीलापन देता है। कैसा लचीलापन? इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है,
लोकसभा या राज्यसभा, तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर? हाँ, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना होगा। अच्छा, तो ये प्रावधान सरकार को विशेषज्ञों या गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को भी सीमित समय के लिए मंत्री बनाने की छूट देता है। हाँ बिल्कुल, बशर्ते वे निर्धारित समय में संसद की सदस्यता हासिल कर लें। हाँ। और अंत में अनुच्छेद 75(4) शपथ के बारे में है। मंत्री पद संभालने से पहले राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, जिसका प्रारूप 3री अनुसूची में दिया गया है। और वेतन भत्ते? वो अनुच्छेद 75(6) में है। वेतन और भत्ते संसद द्वारा कानून बनाकर तय किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी मंत्रिपरिषद की संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारियों से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्था। काफी विस्तार से हमने समझा। हाँ। अब हम सरकार के एक और बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी की ओर बढ़ते हैं, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अनुच्छेद 76 इनके बारे में है ना? अनुच्छेद 76। इनकी नियुक्ति की योग्यता क्या है? कौन बन सकता है महान्यायवादी? अनुच्छेद 76(1) स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता, ये तो वाकई काफी ऊंची योग्यता है। हाँ, ये पद के लिए आवश्यक अत्यंत उच्च कानूनी विशेषज्ञता और अनुभव को रेखांकित करता है। आखिर सरकार को देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी से सलाह लेनी होती है, इसलिए ये उच्च योग्यता अनिवार्य है। सही बात है। और इनके मुख्य कर्तव्य क्या होते हैं? क्या काम करते हैं ये? अनुच्छेद 76(2) इनके 3 मुख्य कर्तव्य बताता है। पहला, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति उनको सौंपें। ठीक है। दूसरा, विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति उनको समय समय पर सौंपे। और तीसरा, संविधान अथवा किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। तो संक्षेप में वे भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और वकील हुए। हाँ बिल्कुल, जो कानूनी मामलों में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं और अदालतों में उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और क्या उनके पास कोई विशेष अधिकार भी होता है जो उन्हें अन्य वकीलों से अलग करता है? हाँ, अनुच्छेद 76(3) उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्वितीय अधिकार देता है। वो क्या है? अपने कर्तव्यों के पालन में महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, राइट ऑफ ऑडियंस। सभी न्यायालयों में? देश की किसी भी कोर्ट में? हाँ, देश की किसी भी अदालत में किसी भी मामले में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होकर बहस कर सकते हैं। ये बहुत व्यापक अधिकार है। ये वाकई खास है। ये उन्हें देश भर की अदालतों तक पहुंच देता है। अब उनके कार्यकाल और पारिश्रमिक के बारे में क्या प्रावधान है? क्या उनका कार्यकाल निश्चित होता है जैसे जजों का होता है? नहीं, मंत्रियों की तरह ही अनुच्छेद 76(4) कहता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। फिर से वही प्रसाद पर्यंत? हाँ, इसका मतलब है कि उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। उन्हें राष्ट्रपति व्यवहार में सरकार की सलाह पर कभी भी पद से हटा सकते हैं और इसी अनुच्छेद के तहत उनका पारिश्रमिक भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अच्छा, उनका वेतन संसद तय नहीं करती? नहीं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। ये मंत्रियों या न्यायाधीशों के मामले से अलग है। तो यहाँ भी प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लागू होता है। इसका व्यावहारिक असर क्या होता है? क्या सरकार बदलने पर उन्हें भी पद छोड़ना पड़ता है? हाँ, ये एक स्थापित परंपरा बन गई है, क्योंकि महान्यायवादी सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और उनकी नियुक्ति सत्तारूढ़ सरकार की सिफारिश पर होती है। इसलिए जब सरकार बदलती है तो वे सामान्यतः अपना इस्तीफा दे देते हैं ताकि नई सरकार अपनी पसंद के व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर सके। तो ये पद की राजनीतिक तटस्थता से ज्यादा सरकार के विश्वास पात्र सलाहकार होने की प्रकृति को दर्शाता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये पद सरकार के भरोसे पर ज्यादा टिका होता है। ये स्पष्ट हुआ। तो हमने मंत्रिपरिषद जो वास्तविक कार्यकारी हैं और महान्यायवादी जो मुख्य कानूनी सलाहकार हैं उनकी भूमिका समझ ली। जी। अब थोड़ा सरकारी कामकाज के औपचारिक संचालन पर आते हैं। अनुच्छेद 77 इस बारे में क्या कहता है? अनुच्छेद 77 सरकारी कामकाज के संचालन की औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। इसका क्लॉज 1 कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। अच्छा, सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर? हाँ, ये फिर से उसी सिद्धांत को दर्शाता है कि राष्ट्रपति राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख हैं, जिनके नाम पर सभी कार्यकारी कार्य किए जाते हैं, भले ही निर्णय मंत्रिपरिषद लेती हो। और इन आदेशों की प्रामाणिकता कैसे सुनिश्चित होती है? कहीं कोई कह दे कि ये राष्ट्रपति ने नहीं किया? उसका भी समाधान है।
क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रपति के नाम पर किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य दस्तावेजों को ऐसी रीति से प्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में बताई गई हो, और इस प्रकार प्रमाणित आदेश की वैधता पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित नहीं है। ठीक है, मतलब एक तय प्रक्रिया है प्रमाणीकरण की। हाँ, ये कानूनी प्रक्रियाओं को सुचारू बनाता है। और सरकार के भीतर काम का बंटवारा कैसे होता है? इतने सारे मंत्रालय, विभाग। वो क्लॉज 3 में है। ये राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उस काम के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। अच्छा, ये रूल्स ऑफ बिजनेस कहलाते हैं शायद। बिल्कुल, यही वो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं जो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच काम के बंटवारे और समन्वय का आधार बनते हैं। तो अनुच्छेद 77 पूरी कार्यकारी प्रक्रिया को एक औपचारिक ढांचा और वैधता प्रदान करता है। सही कहा। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में प्रधानमंत्री की क्या विशेष भूमिका है, खासकर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद स्थापित करने में? अनुच्छेद 78 इसी पर केंद्रित है ना? बिल्कुल, अनुच्छेद 78 बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रधानमंत्री के उन कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है जो उन्हें राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक अनिवार्य कड़ी बनाते हैं। एक तरह से ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार के कामकाज के बारे में सूचना का अधिकार देता है और प्रधानमंत्री पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे ये सूचना प्रदान करें। अच्छा, सूचना का अधिकार राष्ट्रपति को? हाँ, प्रधानमंत्री के माध्यम से। इसके 3 मुख्य भाग हैं, 3 कर्तव्य बताए गए हैं। क्या है वो 3 मुख्य कर्तव्य? पहला, अनुच्छेद 78A के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे संघ के कामकाज के प्रशासन संबंधी और कानून बनाने के प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित करें, मतलब कम्युनिकेट करें। यानी सरकार क्या कर रही है, क्या करने वाली है, सब राष्ट्रपति को बताना होगा। हाँ। दूसरा, अनुच्छेद 78B के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे प्रशासन और कानून संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो दें। तो राष्ट्रपति सिर्फ सुनते नहीं, पूछ भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वे सक्रिय रूप से जानकारी मांग भी सकते हैं। और तीसरा कर्तव्य? ये मुझे खासतौर पर दिलचस्प लगता है। हाँ, अनुच्छेद 78C ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति अपेक्षा करें तो किसी ऐसे विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, उसे मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखें। अरे वाह! मतलब अगर किसी एक मंत्री ने फैसला कर लिया लेकिन पूरी कैबिनेट को नहीं पता और राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर सबकी राय होनी चाहिए, हाँ, तो प्रधानमंत्री को वो मामला पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई अकेला मंत्री बड़ा फैसला न ले और जरूरत पड़ने पर उस पर पूरी मंत्रिपरिषद का सामूहिक विचार हो सके। ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को और मजबूत करता है। तो प्रधानमंत्री एक तरह से राष्ट्रपति के आंख और कान का काम करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण फैसलों और प्रस्तावों की जानकारी हो और वे जरूरत पड़ने पर किसी मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श भी करवा सकें। ये व्यवस्था में पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। सही कहा आपने। ये अनुच्छेद प्रधानमंत्री को सरकार के संचालन में केंद्रीय भूमिका देता है, लेकिन साथ ही उन्हें राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही भी बनाता है और ये राष्ट्रपति के पद की गरिमा और उनके सूचना के अधिकार को भी बनाए रखता है। तो कुल मिलाकर आज की इस गहराई से पड़ताल में हमने देखा कि कैसे संविधान भारत की केंद्रीय कार्यपालिका की एक जटिल लेकिन सुविचारित संरचना प्रस्तुत करता है। हाँ, काफी सोच समझकर बनाया गया ढांचा है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वास्तविक कार्यकारी शक्ति है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है और ये सलाह पुनर्विचार के बाद बाध्यकारी होती है। वही महान्यायवादी सरकार के शीर्ष कानूनी सलाहकार हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखनी होती है और देश की किसी भी अदालत में सुनवाई का विशेष अधिकार प्राप्त है। और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं जो उनकी नियुक्ति और कार्यकाल को सीधे सरकार के विश्वास से जोड़ता है। बिल्कुल, और हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 77 और 78 सरकारी कामकाज की औपचारिकताओं और प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच की महत्वपूर्ण संचार भूमिका को स्थापित करते हैं। ये औपचारिक अधिकार जो राष्ट्रपति में निहित हैं और वास्तविक शक्ति जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के पास है और लोकसभा के विश्वास पर आधारित है, इसका एक अनूठा संवैधानिक मिश्रण है। इस पूरी व्यवस्था को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही भारत की केंद्र सरकार के कामकाज का आधार है। नीतियां कैसे बनती हैं, कानून कैसे प्रस्तावित और लागू होते हैं, प्रशासन कैसे चलता है, ये सब इसी संवैधानिक ढांचे पर निर्भर करता है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे हमारे संविधान निर्माता नियंत्रण, संतुलन और जवाबदेही को अहमियत देते थे। बिल्कुल, और सबसे बढ़कर लोकसभा का माध्यम से जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार करने योग्य प्रश्न छोड़ते हैं। हमने अनुच्छेद 76 में देखा कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं
और उनका पारिश्रमिक भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, जो व्यवहार में सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। जी। यह देखते हुए क्या यह स्थिति कभी सरकार को दी जाने वाली कानूनी सलाह की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है? क्या एक कानूनी सलाहकार जिसका कार्यकाल और वेतन सरकार की इच्छा पर निर्भर हो, हमेशा हर परिस्थिति में निर्भीक सलाह दे पाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इसका लाभ होगा। हम संविधान का ज्ञान के संविधान के ज्ञान अध्याय राष्ट्रपति की क्षमादान और संघ की कार्यकारी शक्ति के आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।